हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद ध्रुव। आज के वीडियो लेक्चर में हम एनालिटिकल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर की पहली दो थ्योरम्स हमने फर्स्ट वीडियो में की थी। उन दो थ्योरम्स में क्या था वो हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। देखो, हमने कुछ कंडीशंस थी इक्विलिब्रियम की, उस पर कुछ बात करी थी दो थ्योरम्स में। उससे हमें रिजल्ट में क्या मिला था कि अगर कोई रिजिड बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो इक्विलिब्रियम में है तीन फोर्सेस के एक्ट करने के बाद, यानी कि हमने एक बॉडी पे तीन फोर्सेस एक्ट करवाई हैं और उन फोर्सेस के लगने के बाद वो जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि पहला तो वो कोप्लेनर होंगे, यानी एक ही प्लेन में लाई करेंगे तीनों की तीनों फोर्सेस। क्लियर है? पहली थ्योरम थी हमारी। दूसरी थ्योरम में हमने पढ़ा था कि जो ये तीनों फोर्सेस होंगी ये कॉन्करेंट हो सकती हैं और पैरेलल हो सकती हैं। कॉन्करेंट से हमारा मतलब था कि किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगी तीनों, लाइक कहीं ना कहीं से ये तीनों निकलेंगी इस टाइप से, कुछ ऐसे। ठीक है? और पैरेलल तो आप जानते ही हो क्या होता है। आगे देखो, अब हमने दो बातें कही कि ये जो तीनों फोर्सेस हैं कोप्लेनर फोर्सेस, अगर ये किसी एक पॉइंट पे लगती हैं तो वो इक्विलिब्रियम में होंगी। अगर ये पॉइंट पे लगती हैं तो देखो, कहते हैं कॉन्करेंट भी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है, तो दोनों पे बात कर रहे हैं। अगर ये कॉन्करेंट फोर्सेस हुई तो जो पहले तो यही कि जो ये तीनों कोप्लेनर फोर्सेस हैं एक पॉइंट पे लग रही है और इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स ईच इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू। इसको कुछ ऐसे लो कि ये जैसे अपना तीनों फोर्सेस लग रही हैं, ये इस डायरेक्शन में मान लो, ये ऐसे है, और इसको इस डायरेक्शन में मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है? तो जैसे आप अगर इस वाले की बात करो, ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल होगी इसके अपोजिट वाले एंगल के, यानी कि ये वाली इस एंगल पे। अगर आप इसकी बात करो तो इसका अपोजिट एंगल ये, और एंगल का क्या, साइन ऑफ एंगल, यानी कि जैसे मान लो ये अगर थीटा है तो ये वाली प्रोपोर्शनल होगी साइन थीटा के। बात क्लियर है? ये अल्फा है तो साइन अल्फा के। अब अगर यही लाइंस पैरेलल हो तो जो ये तीनों फोर्सेस होंगे इक्विलिब्रियम में हैं वही कंडीशंस पे, तो ईच इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द अदर टू। ठीक है? जैसे आप ऐसे लो, ये जो लाइंस थी, ठीक है, ये फोर्स अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उससे ये प्रोपोर्शनल रहेगी। आपको ये चीज़ें एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगे जो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? अब एक फॉर्मूला कर लेते हैं जो क्वेश्चंस करने में हमें बहुत हेल्प करेगा। ये थ्योरम भी है, ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरम, आपकी अगली थ्योरम है बुक में। कहता है इफ जी इज अ पॉइंट इन द साइड ए बी ऑफ अ ट्राइंगल ओ ए बी। हम पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर हम इसके सॉल्यूशन पे या प्रूफ पे बात करेंगे। ठीक है? देखो, हमने कहा कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ओ ए बी। ठीक है? मैंने सबसे पहले अपनी एक ट्राइंगल बना ली ओ ए बी। ओके, डन है। ठीक है, ये मान लेती हूँ मैं, मेरे पास ट्रायंगल है मेरी। साथ के साथ पढ़ लेते हैं, साथ के साथ डायग्राम बना लेते हैं। मैंने पहले नहीं बनाया ताकि समझ आए। ओके, इसको मैंने मान लिया अपना ओ, इसको मैंने नाम दे दिया ए, और इसको मैंने कहा बी। ये हमारी एक ट्रायंगल है ओ ए बी, और कहता है जी मेरा एक पॉइंट है ए बी लाइन पे। ये अपनी ए बी लाइन है, इस पर मैंने कहीं पे भी एक पॉइंट लगा दिया, इसको मैंने नाम दे दिया जी। क्लियर है? आगे कहता है एंड इफ ओ जी डिवाइड्स ए बी इंटू टू पार्ट्स। अब ये जो ओ जी होगी, ओ जी तो ये वन लाइन है, और ये ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक ए जी और जी बी। ठीक है? इन पार्ट्स को एम और एन लेंथ बताइए इसने, यानी कि ये जो हमारा यहाँ से ए से जी तक की जो डिस्टेंस होगी वो एम है, और जी से बी तक की जो डिस्टेंस है वो एन है। ठीक है? एंड द एंगल ए ओ बी, एंगल कौन सा, ए ओ एंड बी, ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और इन दोनों पार्ट्स को इसने क्या कहा है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है? दोनों एंगल्स बता दें।
अब कहता है अगर ये सारी कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस के होने से ये दो चीज़ें हमें दिखानी है कि m प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल्स टू m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा, ये पहली। और दूसरी ये दिखानी है कि m प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू n कॉट a माइनस m कॉट b। ध्यान से अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे तो कुछ भी नहीं है, दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक में तो ये वाले एंगल्स के थ्रू बता रखा है अल्फा और बीटा से, और दूसरे में ए और बी यानी इन एंगल्स के अकॉर्डिंग बता रखा है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और फाइनल में हम हमारे कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। जो चीज़ें ज़रूरी होंगी वो साथ के साथ करते जाएंगे, ठीक है। चलो डायग्राम को ध्यान से देख लो, समझ लो। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, हमने इसका रेशियो लिया m n, ठीक है। m हमारा क्या है, ag है, और n कितना है, gb हमने लिखा। इसको GO से ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया और GO से ही डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये वाला जो था AG/GB जो था, इसको GO से मल्टीप्लाई GO से डिवाइड कर दिया। अब देखो AG क्या है, AG अभी हमने पढ़ा था, अपने जो रिजल्ट्स थे उस पर हमने बात की थी कि पैरेलल और अगर वो कहीं पे कट कर रहे हो। अब यहाँ पे ये फोर्सेस जो हैं, हमने फोर्स मान लिया, जैसे ये OA और GB ये फोर्सेस हैं, ये कट कर रही हैं, आपस में मीट कर रही हैं, किसी पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो क्या होगा, साइन ऑफ अदर टू जो साइड्स होंगी, इन दोनों साइड्स का, यानी कि ये जो M है वो अपने अपोजिट एंगल का साइन होगा। तो यानी अपोजिट एंगल इसका क्या है, अल्फा है, तो साइन अल्फा, ठीक है। फिर GO, अब हम बात कर रहे हैं किस पे, GO पे। इसके अपोजिट कौन सी लाइन है अपनी, A है, मतलब ये वाला एंगल है A। अब आप ध्यान से देखो, और ये हमें एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है, ओके। अब हम बात कर रहे हैं कि अपना जो ये वाला एंगल है ये निकालना है। अब आप इस ट्रायंगल को अलग ले लो एक बार, जैसे मैं बात करूं इसकी, ये कह रहा है ये G है, ये O है, ये A है, और ये वाला एंगल है आपका अल्फ़ा, और जब आप इसको एक्सटेंड कर रहे हो तो ये बन रहा है थीटा। अब आपको बताना है ये वाला एंगल, अगर आपको ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ किसी को याद हो, अगर नहीं है तो मैं बता देती हूँ। जैसे अगर ये आपके पास एक ट्रायंगल है और आप इस ट्रायंगल की एक साइड को एक्सटेंड कर रहे हो, ठीक है, आपने एक्सटेंड किया, तो जो ये एंगल बनता है ना, आउटसाइड जो एंगल बनता है, ये इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है। यानी कि अगर मैं इसको A नाम दूँ, ये अल्फ़ा हो, तो A प्लस अल्फ़ा जो है वो आपका इक्वल होगा थीटा के। तो यहाँ पे आपको चाहिए क्या है, A चाहिए, यही है ना जो आपका GO था, A चाहिए, तो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये थी इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का, तो यहाँ पे यही लिखा है साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा। बात क्लियर होगी ना। आगे देखो, फिर से वही था GO, अब ये हमारा GO यही है। अब आप एक चीज़ सोच के देखो, इस GO लाइन के अपोजिट में A भी है, और अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को छोड़ के इसको कंसीडर करूं तो ये इसका अपोजिट एंगल B भी तो है, तो इसमें हमने एक बार B वाला ले लिया, एक बार A वाला लिया है, ठीक है। अब इस पे B वाला एंगल देखो आप, वही सेम कंसेप्ट यूज़ करो। जैसे तीनों जो एंगल होते हैं आपके, ये एक ट्रायंगल है, अलग से बना देती हूँ, ये थी, ये आपका B है, ये G है, ये O है, ये एंगल थीटा, ये एंगल है बीटा। अब आप एक चीज़ सोचो, ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180। और अगर आपको B निकालना है तो 180 में से अगर मैं इन दोनों का एडिशन, यानी कि इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर दूंगी तो वो B एंगल निकल जाएगा, ठीक है। हमें क्या लगाना है, साइन ऑफ दिस एंगल। अब देखो साइन अंदर है 180 माइनस B, तो 180 माइनस समथिंग का मतलब हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट आपका, ये जो होता है इसमें, ये फर्स्ट ये सेकेंड, 180 वाली लाइन माइनस समथिंग यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में साइन क्या रहता है, साइन ही रहेगा, क्योंकि आप 180 में से माइनस कर रहे हो तो साइन का साइन रहेगा।
और इसमें से कुछ माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो ये आपका एंगल बी निकलेगा वो क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर साइन और कोसाइन जो साइन और कोसिकेंट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रिगो का कंसेप्ट लग रहा है, थोड़ा ट्रायंगल का कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा है, 10th क्लास के लेवल का मान लो। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, सीधा साइन बी, और बी आपका कितना था, थीटा प्लस बीटा। ठीक है, और जी बी जो लाइन है, जी बी इसका अपोजिट है साइन ऑफ बीटा, साइन ऑफ बीटा। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि हमने एंगल्स कैसे लिए हैं, कैसे नहीं, ट्रायंगल से। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं कर रखा, जो आपका साइन अल्फा बाय साइन बीटा था इसको साइड में लिख लिया, और साइन ये ऊपर इसको सॉल्व कर दिया, जो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दिया, यहाँ लिख दिया, और नीचे साइन ए माइनस बी का दोनों फॉर्मूला खोल के लिख दिए। अब देखो इससे आगे वाले स्टेप में यहाँ पे सीधा कोड बीटा और ये लिख रखा है बुक में भी। तो आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे साइन थीटा साइन अल्फा से इसको डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे तो ध्यान से देखना, अभी जैसे मैंने इसके डिवाइड में लिखा साइन थीटा और साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, और कोस बीटा अपॉन में साइन बीटा क्या बन जाएगा, कॉट बीटा। इसी तरीके से जब आप इसको करोगे साइन थीटा साइन अल्फा, साइन अल्फा से तो ये कैंसिल हो ही जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और साइन बी से साइन बी कैंसिल। इस तरीके से इसको जब आप इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे किससे, साइन थीटा साइन अल्फा से, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो ये बनेगा। तो अब बेसिकली आपके पास m अपॉन n क्या निकल के आएगा, कॉट बी प्लस में कॉट थीटा अपॉन में कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा। बात क्लियर हुई यहाँ तक? ठीक है, अब देखो अब कुछ नहीं कर रखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हुई है, सॉल्व कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस m को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, m कॉट अल्फा माइनस m कॉट थीटा इज इक्वल टू n कॉट बीटा और प्लस में n कॉट थीटा। अब देखो जो कॉट थीटा वाले दोनों टर्म्स हैं इनको एक साथ ले लिया, ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस, कॉट थीटा कॉमन, अंदर बच जाएगा ये n प्लस m बच गया। इसी तरीके से ये आपका m कॉट अल्फा ये इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का। बात क्लियर हुई यहाँ तक? तो क्या करना है आपको, वही है आपके पास आइडेंटिटी में क्या था कि अगर ये कॉन्करेंट होती हैं तो कॉन्करेंट होने पर जो आपके रेशो होगा वो अपोजिट एंगल्स के साइन का रेशो बनेगा। तो साइन आपने वो एंगल्स निकाल कर साइन उनके साथ पुट करके वैल्यूज़ पुट कर दी। ऐसा करने के बाद आपने फॉर्मूला अप्लाई किया साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी का, और उसके बाद डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया और अरेंज करके इनको जो आपको फॉर्मूले में प्रूफ करना था उस वे में आपने इसको लिख दिया। बात क्लियर हो गई? एग्जैक्ट सेम इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, हमने ये जो एंगल्स लिए थे, जो हमने ट्रायंगल अलग अलग बना के एंगल लिए, हमने इन एंगल्स को अल्फा और बीटा की फॉर्म में लिखा था। अब हमें उन एंगल्स को डायरेक्ट ए और बी की फॉर्म में लिखना है, कुछ भी नहीं करना। देखो अगेन हमारा m बाई एन क्या था, ए जी बाई जी बी, उसको आपने फिर से जी ओ से मल्टीप्लाई जी ओ से डिवाइड किया। अब आपका जो ए जी है उसका साइन ऑफ अपोजिट एंगल लेना है। देखो ये आपका ए जी था, इसका अपोजिट एंगल था ये अल्फा, लेकिन आपको लिखना किसकी फॉर्म में है, इस ए की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब ये अल्फा कैसे निकालोगे, हमने कहा था कि ए प्लस अल्फा जो है वो था अपना थीटा, ऐसा ही था। और अगर हमें इस अल्फा को ए की फॉर्म में लिखना है तो ये क्या बन जाएगा, थीटा, और ये इधर प्लस का है इधर आके माइनस का, ये थीटा माइनस ए बन गया, वही अपन यहाँ लिख दिया। तो मतलब क्या करना है आपको, अल्फा और बीटा की फॉर्म से हटकर अब आपको ए और बी की फॉर्म में डायरेक्ट लिखना है बस, और कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से जब आप जी ओ पे जाओगे तो जी ओ ये वाली जो लाइन थी इसका अपोजिट एंगल क्या था, ये ए था, तो अपन ने डायरेक्ट लिख दिया साइन ऑफ ए, शायद यहाँ दिख रहा हो, हाँ ठीक है, साइन ऑफ ए। और फिर था जी ओ, अपोजिट एंगल क्या था आपका बी,
तो सीधा लिख दिया साइन बी। उसके बाद यहाँ पे जी बी है, जी बी अपोजिट बीटा है, लेकिन लिखना किसकी फॉर्म में है, बी की फॉर्म में, तो वही क्या लिखोगे, थीटा प्लस बीटा, इन दोनों का जो थीटा प्लस बी, ठीक है, इस फॉर्म में लिखोगे। बात क्लियर हो रही है ना? डायरेक्ट आपको एंगल्स को ए और बी की फॉर्म में लिखना है इस बार, ठीक है। आगे देखो, आगे सेम कंडीशंस है, वही आपने ऊपर साइन बी है, नीचे साइन ए है, अंदर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दिया, नीचे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूलाज ओपन किए, और उसके बाद डायरेक्ट आपको ऊपर और नीचे वही करना है, सेम डिवीजन वाला काम करना है, ठीक है। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास रिजल्ट कोट ए और कोट बी में निकल कर आ जाएगा। अब इक्वल में आपके पास यहाँ m और डिवाइड में n था, फिर वही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, m इंटू में ये वाली टर्म, n इंटू में ये वाली टर्म, फिर जब आप इनको अंदर मल्टीप्लाई करोगे और अरेंज करोगे तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। तो ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब आप इसको रिमाइंड कर लो अच्छे से, क्योंकि आपको डायरेक्ट यूज़ करने हैं क्वेश्चंस करते टाइम, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल करेंगे, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको दे रखी हैं बुक में, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। ये देख लो, कहता है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हैवी यूनिफॉर्म बार, रोड या बीम इज इट्स मिडल पॉइंट। अब आपको क्या करेगा ये, जब आपको क्वेश्चंस देगा ना, तो आपको ये बोलेगा कि एक हैवी रोड है, एक हैवी कोई बीम है, ठीक है। तो जब तक आपसे ये किसी यूनिफॉर्म बार या रोड या बीम की बात करेगा, तो उसका सीधा सा मतलब होगा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लगेगा वो इसके सेंटर पॉइंट से लगेगा, ठीक है। जैसे मैं मान लूँ ये कोई ए बी एक रोड है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इसका मिडल पॉइंट मानेंगे, जो पूरा ए बी की लेंथ है, मान लो ए बी की लेंथ है आपकी ए है, ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, a/2। तो ये जो a/2 पॉइंट होगा, यहाँ से ही इसका जो है वो हम वो लेंगे, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेंगे। बात क्लियर है? नेक्स्ट में लिखता है कि वेट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का वेट होगा, अनलेस इट इज गिवन टू बी लाइट, जब तक दिया नहीं जाता तब तक हम हल्का मान के चलेंगे, मतलब लाइट है वो, ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। CG का मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सीधा सा मतलब क्या कह रहा है कि जब तक हमें बताया ना जाए वेट के बारे में, तब तक हम क्या करेंगे, जो उसका वेट का जो भी फोर्स लगेगा वो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी वर्टिकल सेंटर की ग्रेविटी की तरफ लेके चलेंगे, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। इफ अ स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू अ बॉडी, द फोर्स ऑफ टेंशन एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट। सिंपल इसने एक लाइन में ख़त्म किया है, टेंशन ऑलवेज पुल्स। मतलब अगर टेंशन लग रही है किसी स्ट्रिंग पे, तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि वो जो फोर्स होगी वो उस ऑब्जेक्ट की तरफ होगी, क्योंकि वो उसको पुल करता है, ठीक है। पुश का मतलब धकेलना, अपने से दूर फोर्स लगा रहा है, बट टेंशन क्या करती है, अपनी तरफ पुल करती है। दैट मीन्स जो फोर्स होगा वो उस ऑब्जेक्ट की तरफ लगेगा। लास्ट में, इफ अ बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट विद सम अदर स्मूथ बॉडी, मतलब अगर किसी ऐसे मान लो, जैसे आपके क्वेश्चंस में कुछ इस टाइप से देगा कि एक रोड है, वो वॉल के अगेंस्ट हमने लगा रखी है, तो ये वॉल हो जाएगी और ये बॉडी होगी मान लो, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो अगर कोई एक बॉडी है वो दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में है, कुछ इस टाइप से, जैसे यहाँ इस पॉइंट पे कांटेक्ट में है, देन द रिएक्शन ऑलवेज अलोंग द नॉर्मल टू द कॉमन सरफेस। अब ये जो ए बी होगा, यहाँ पे जो आपका रिएक्शन लगेगा, रिएक्शन मतलब जो ये फोर्स लगाएगा ऑब्जेक्ट, वो हमेशा, जैसे इसकी अगर मैं बात करूँ, इस बी पॉइंट के फोर्स की बात करूँ, रिएक्शन की बात करूँ, तो जैसे ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, ये आपकी सरफेस मान लेंगे, इस सरफेस से एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करो, ये जो नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे ना, यही आपका रिएक्शन होगा उस पॉइंट का, ठीक है। इसको अगर मैं एक और एग्जांपल देके आपको बताऊं, जैसे मान लो ये है वॉल, ये वॉल है, ठीक है, और ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, और ये आपका पॉइंट हो गया बी। अब अगर आप इसका रिएक्शन देखोगे तो वो पहले तो इसके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो हॉरिजॉन्टल,
और अब इस लाइन पे क्या करो, नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल क्या होता है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 90 डिग्री के एंगल पे जो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ये नॉर्मल होती है, ये इसका रिएक्शन होगा। ये चारों बातें आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बहुत काम देने वाली हैं, एक बार पढ़ लेना अच्छे से। अगर आपको किसी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ।